राजस्थान के दौसा क्षेत्र में एक थाना लगता है लालसोट थाना। लालसोट थाना के हवालात में एक कत्ल का आरोपी बंद रहता है। रात करीब 11 बज रहे थे। तारीख थी 19 अप्रैल साल 2024। संतरी जब रात 10 बजे हवालात में देखने के लिए जाता है तो देखता है कि वह व्यक्ति सर पर हाथ रख बैठकर कुछ सोच रहा है और बैठा हुआ है। अब संतरी देखता है सब कुछ ठीक है। फिर वो अपने बाहर थाने के बाहर जाता है घूमकर। करीब आधे घंटे बाद फिर आता है तो देखता है कि हवालात में जो कैदी बैठा हुआ था वह जो चद्दर उसके पास थी उस चद्दर से फांसी के फंदे पर आत्महत्या कर ली है, सुसाइड कर लिया है, लटका हुआ है। अब उसके होश उड़ जाते हैं, चेहरे से हवाइयाँ गायब हो जाती हैं। वह फौरन ही दौड़ते हुए जाता है, थानेदार को बताता है, जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे पुलिसकर्मियों को सबको बताता है। अब जैसे ही सभी लोगों को पता चलता है कि हमारे हवालात में एक कैदी की मौत हो गई है, वह भागते हुए जाते हैं। सभी की हालत खराब हो जाती है। अब घर वालों को भी पता चल जाता है कि उनके परिवार का एक कैदी, उनका लड़का, थाने में उसकी मौत हो गई है, उसने सुसाइड कर लिया है। अब सबकी हालत खराब हो जाती है। सभी लोग पुलिस पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि पुलिस ने ज़रूर कुछ उसके साथ किया है। यह पुलिस की लापरवाही का नतीजा है कि आज उसकी मौत हो गई है। अब पुलिस की हालत खराब रहती है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। लेकिन वह जेल क्यों गया था, इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है। आज कहानी उसी हवालात में बंद मृतक कैदी की है। तो नमस्ते प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विश्व वारदात तक की एक और नई कहानी के साथ। कहानी बहुत रोचक भी है और बेहद ही शर्मसार कर देने वाली है। और इस कहानी की जब शुरुआत होती है तो शुरुआत तो रोचक रहती है, लेकिन धीरे धीरे इस कहानी में 3 कत्ल हो जाते हैं। किसी की लाश रेलवे पटरी पर मिलती है, तो किसी की हवालात में, तो किसी की नदी के किनारे 10 फुट गड्ढे में दफन रहती है लाश। तो आइए चलते हैं कहानी की तरफ। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है राजस्थान के दौसा जिले में एक थाना लगता है लालसोट थाना। उसी के अंतर्गत एक क्षेत्र का रहने वाला लड़का मनोज की शादी एक बेहद ही खूबसूरत लड़की के साथ होती है। लड़की भी उसे पसंद थी और लड़की को लड़का भी पसंद था। दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था परिवार में। माता पिता भी साथ रहते थे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, खुशियों भरा माहौल था। लेकिन अब धीरे धीरे शादी को 1 साल बीत जाते हैं। अब जो उसके पिता थे वो कुछ करते नहीं थे। घर में आर्थिक तंगी आने लगती है। अब इसे देखते हुए मनोज सोचता है कि अब क्यों ना कुछ हाथ पैर चलाया जाए, कुछ काम वगैरह किया जाए जिससे घर की हालत भी सुधर सके और उसकी नई नवेली जो पत्नी है, मात्र 1 साल पहले शादी हुई है, उसके भी अरमान पूरे किए जाए। अब मनोज जाता है काम की तलाश में गुजरात काम की तलाश में जाता है। वहाँ काम करने लगता है और अपनी बीवी से बातचीत करता है। तो बीवी कहती है कि मैं भी आपके साथ गुजरात चलना चाहती हूँ, मैं भी गुजरात घूमना चाहती हूँ। अब मनोज अपनी पत्नी को कहता है, ठीक है तुम तैयार रहो, मैं जल्दी यहाँ सेटलमेंट कराता हूँ। अब मनोज एक कमरा लेता है जिसमें 2 रूम रहता है। अब वहाँ से वह घर आता है दौसा आने के बाद वह अपने घर जाता है और घर जाकर अपने माता पिता से बातचीत करता है। बातचीत कर बताता है कि मैं अपनी पत्नी को लेकर घूमने के लिए गुजरात जाना चाहता हूँ, उसको घुमाना चाहता हूँ, कुछ ही दिनों बाद वह वापस आ जाएगी। अब मनोज अपनी पत्नी को लेकर गुजरात चला जाता है। कुछ दिनों गुजरात पत्नी के साथ रहता है, सब कुछ सही चल रहा था। तभी उसकी बहन का फ़ोन आता है। बहन कहती है कि मेरे बेटे को भी, जिसका नाम लोकेश रहता है, लोकेश को भी वहीं रख लेते तो अभी कुछ पैसा कमाता। यहाँ फालतू में घूमता रहता है, कोई काम धाम है नहीं, वहाँ रहेगा तुम्हारे साथ तो कुछ पैसे कमाएगा। अब मनोज अपने भांजे लोकेश को भी गुजरात आने के लिए कहता है। अब लोकेश ट्रेन की टिकट बुक करता है, ट्रेन पकड़ता है और दौसा का ही रहने वाला लोकेश भी गुजरात पहुँच जाता है। गुजरात जाता है, वहाँ दोनों मामा भांजे और मामी तीनों एक ही कमरे में, किराए के कमरे में, जो 2 रूम रहता है, एक में मामा मामी और
शिफ्टेड रूम रहता है, सेपरेट रूम रहता है, उसमें एक में भांजा सोता था। अब तीनों एक ही रूम में रहने लगते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता रहता है। अब एक दिन जो लड़का रहता है लोकेश, लोकेश देखता है कि उसके मामा काम पर गए हुए हैं। वो कमरे पर अकेला रहता है और साथ में मामी रहती है। मामी से बातचीत करता रहता है। अब मामी की उम्र भी उसकी 30 से 32 साल रहती है और करीब उसी मामी के ही आसपास का 29-30 साल का लोकेश भी रहता है। एक तरह से कहा जाए तो दोनों हम उम्र रहते हैं। अब दोनों एक दूसरे से बातचीत करते करते मामा भांजे न जाने कब एक दूसरे से इश्क लड़ा बैठते हैं, एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। अब एक दिन मामी घर पर अकेली रहती है तो बातचीत करते करते लोकेश मामी के कमरे में जाता है, बातचीत करते रहता है। करते करते मामी और दोनों ऐसी आग में जलने लगते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लगते हैं। अब इसी बीच फिजिकल रिलेशन का दौर शुरू हो जाता है। मौका पाते ही मामा भांजा और मामी यानी कि लोकेश और मनोज की पत्नी समय पाते ही दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। अब आए दिन यह शुरू हो चुका था। अब एक दिन अपने मामी को लेकर घूमने के लिए शहर जाता है। मामी को शहर घुमाता है। तभी उसके मामा का फ़ोन आता है मनोज का। मनोज कहता है तुम लोग कहाँ घूम रहे हो? तो बताता है मामी को लेकर शहर घूमने के लिए आया हुआ है। मनोज कहता है आज घर पे कुछ काम है, तुम लोग जल्दी आ जाना। घर पर लोकेश अपनी मामी के साथ फिर पहुंचता है कमरे पर। छोटी सी पार्टी होती है और पार्टी के बाद फिर काम करने के लिए नाइट शिफ्ट के लिए मनोज अपने कंपनी चला जाता है। अब रात में फिर दोनों अकेले हो जाते हैं और जब दोनों अकेले रहते हैं, कोई काम बचता नहीं है, तो फिर से लोकेश अपने मामी के साथ उसके कमरे में सोने लगता है, रात गुजारने लगता है। इसी बीच वह फ़ोन निकालता है और मामी के साथ कुछ सेल्फी भी लेता है और कुछ वीडियोज़ भी बनाता है। अब कुछ दिनों बाद फिर वह मामी के साथ फिर से फिजिकल रिलेशन बनाना चाहता था। मामी उसकी मना करती है कि नहीं अब बहुत हो गया, अब ये सही नहीं है। लेकिन अब वह उसको वीडियो दिखाकर उसकी ब्लैकमेलिंग करने लगता है। ब्लैकमेल कर अब मामी के साथ आए दिन शारीरिक संबंध बनाने लगता है। अब कुछ समय गुजरता है, तभी मनोज के फ़ोन पर एक फ़ोन आता है उसके गांव दौसा जिले से कि तुम्हारे माँ की मृत्यु हो चुकी है, जल्दी से तुम लोग ट्रेन पकड़कर घर आ जाओ। अब मनोज जैसे ही सुनता है कि उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी है, अब घर पर उसके पिताजी अकेले हैं। वह रोने लगता है। घर पर जाता है, कमरे पर अपनी पत्नी को बताता है कि उसकी सास की मृत्यु हो चुकी है, फौरन ही घर चलना होगा। अब वो अपने घर अपने भांजे लोकेश को लेकर, अपनी पत्नी को लेकर ट्रेन की बुकिंग करता है और अगले दिन घर पहुंचता है। घर पहुंचकर माँ का अपने अंतिम संस्कार करता है। क्रियाक्रम करने के बाद सब कुछ समय बीतने लगता है तो वह अपने पत्नी को कहता है कि ठीक है, तुम अब घर पर ही रहो, पिताजी का ख्याल रखो, अब मैं लोकेश के साथ जा रहा हूँ गुजरात, काम करना भी ज़रूरी है। पत्नी भी रोने लगती है, रोकने की कोशिश करती है कि कुछ दिन और रुक जाओ। मनोज कहता है नहीं देखो, कंपनी है, मैं नहीं काम करूँगा तो कोई और करेगा, किसी और को काम मिल जाएगा, काम अच्छा है, मैं जा रहा हूँ। मनोज अपने भांजे लोकेश को लेता है और फिर गुजरात चला जाता है। अब गुजरात जाकर दोनों अकेले रहते हैं। एक दिन मनोज को अपने माँ की याद आने लगती है। अब मनोज का मन जो है काम में लगता नहीं। मनोज लोकेश को भेजता है और जाकर कुछ दारू की बोतल मंगवाता है। बोतल लाने के बाद अब दोनों कमरे पर बैठकर पीते हैं। पीने के बाद करते हैं दोनों। मनोज कहता है मुझे माँ की याद आ रही है। तभी लोकेश कहता है कि मुझे मामी की बहुत याद आ रही है। मनोज कहता है मामी में ऐसा क्या तुमने देख लिया कि तुम्हें मामी की याद आ रही है? लोकेश कहता है कि जब आप कमरे पर नहीं रहते थे तो हम और मामी एक कमरे में एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करते थे और बड़ा अच्छा लगता था। मामी बहुत अच्छी हैं, उनकी जो खूबसूरती है मैं तो उस पर फिदा हो चुका हूँ। अब मनोज मोबाइल निकालता है और उसकी बातों को रिकॉर्ड करने लगता है। तभी लोकेश एक वीडियो निकालता है, मोबाइल निकालता है और एक वीडियो अपने साथ अपनी मामी के साथ बिताए हुए पलों को दारू के नशे में अपने मामा को दिखाने लगता है। अब मामा उसका देखता है तो हैरान रह जाता है। अब अगले दिन सुबह होती है, मनोज अपने पत्नी को फ़ोन करता है पत्नी से
पूछताछ करता है। पत्नी बताती है कि हाँ, यह सही है, लोकेश ने मेरे साथ अश्लील हरकतें की हैं, शारीरिक संबंध भी बनाए हैं और कुछ अश्लील वीडियो भी बनाई है जिस दिखाकर वो मुझे ब्लैकमेल करता था। और यही नहीं, माँ के मरने में भी जब वह आया था तो एक रात उसने अपने मामी के साथ उसी अश्लील वीडियो को दिखाकर फिर से मौका पाकर शारीरिक संबंध बनाया था। और मामी भी अब शारीरिक संबंध बनाकर थक चुकी थी, लेकिन वो किसी से कुछ कह नहीं पा रही थी। और वो अपने पति से बताती है कि वह उसे बताना चाहती थी, लेकिन वो किसी को कुछ बता नहीं पा रही थी। वह बेहद परेशान रह रही थी, लेकिन उसे लगता है कि अब मनोज लोकेश को लेकर गुजरात चला गया है, सब कुछ सही हो गया होगा। लेकिन कहते हैं समय का हेर फेर है, कभी ना कभी किए हुए कर्म उजागर हो ही जाते हैं। और लोकेश ने खुद अपने मुँह ज़बानी दारू के नशे में सारी हकीकत, मामी के साथ किए हुए सारे काम अपने मामा को बता देता है। अब मनोज एक दिन अपने साले धर्मेंद्र को फ़ोन करता है और सारी बात बताता है। अब धर्मेंद्र जब सारी बात सुनता है तो वह कहता है, ठीक है, मैं जल्दी आता हूँ। अब धर्मेंद्र और मनोज मिलकर एक प्लान बनाते हैं। प्लान के तहत 10 अप्रैल को उसकी मामी लोकेश को फ़ोन करती हैं और कहती हैं कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, आज मुझे तुम्हें जी भर के प्यार करना है। अब लोकेश कहता है कि ऐसा क्या हो गया कि अचानक मामी तुम्हारा प्यार जाग चुका है। अब मामी उसकी कहती हैं कि मनोज भी कमरे पर नहीं है और तुम भी नहीं हो, मैं अकेले बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे मिलने आओ, मैं तुम्हें बेहद प्यार करती हूँ। अब लोकेश कहता है कि मामा भी यहीं है, मैं कैसे मिलने आऊँ, मैं कहाँ पर आऊँ, तुम ही बताओ। उसकी मामी कहती है कि ठीक है, माधोपुर के पास एक जंगल है, मैं वहाँ आती हूँ और तुम भी वहीं आओ। अब लोकेश माधोपुर जंगल में जाता है और जंगल थोड़ा बहुत बड़ा जंगल रहता है। उस जंगल में लोकेश अपने मामी के साथ बैठकर बातें कर रहा था। मामी एक बोतल निकालती है और कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने के लिए अपने भांजे को देती है और अपनी गोदी में बिठाकर बात करने लगती है। तभी पीछे से धर्मेंद्र और मनोज आते हैं और उसके ऊपर ईंट से और किसी भारी चीज़ से प्रहार कर देते हैं। अब उसकी वहीं मौत हो जाती है। मौत होने के बाद अब उसे ले जाते हैं, पास में रहती है एक मोरल नदी। मोरल नदी में एक सूखी हुई नदी रहती है, उसके पास गड्ढा खोदते हैं और गड्ढा खोद कर उसे वहीं दफन कर देते हैं। अब दफन करने के बाद इधर पत्नी अपने ससुर के पास चली जाती है और मनोज अपने काम पर चला जाता है। उधर धर्मेंद्र जयपुर चला जाता है। लेकिन तभी पता चलता है कि लोकेश के घर वालों की बात नहीं हो पा रही है। लोकेश का कुछ पता नहीं है। लोकेश काम पर गया था लेकिन गायब हो चुका है। अब घर वाले जैसे ही यह बात सुनते वह हैरान रह जाते हैं कि लोकेश गुजरात से गायब कहाँ हो गया। अब वह जाकर थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं कि लोकेश काम पर गया था, उसका कुछ पता नहीं है। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज निकालती है, जांच पड़ताल करती है, तो कहीं कुछ पता नहीं चलता है। अब उसके आसपास सीसीटीवी फुटेज में वो अकेला जाता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन तब पुलिस कॉल डिटेल्स निकालती है तो पता लगता है कि लोकेश अपने मामी से कई बार बातें करता था और जिस दिन से वह गायब है उस दिन वो अपने मामी से बात किया था। अब पुलिस उसके मामी से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि मामी टूट जाती है और मामी सारी हकीकत बताती हैं। वह बताती है कि अपने पति मनोज के साथ और अपने भाई धर्मेंद्र के साथ मिलकर उन्होंने उसकी हत्या कर दी है। वह उसे ब्लैकमेल करता था। अब पुलिस उसकी निशानदेही पर जाती है और वहाँ से उसकी लाश को बरामद करती है। 10 फुट गड्ढे में दफन लाश को बाहर निकालती है, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब इधर लोकेश की माँ यानी कि मनोज की बहन और सभी लोग घर वाले हैरान रहते हैं कि आखिर ऐसा क्या उसने किया था कि लोकेश की उसके मामा और मामी ने मिलकर हत्या कर दी। अब सारी हकीकत उसके सामने आती है। मनोज के पास जो रिकॉर्डिंग रहती है वो सब कुछ सुनाता है। इधर धर्मेंद्र फरार रहता है। अभी लोकेश की बॉडी का पोस्टमार्टम हो रहा था। पोस्टमार्टम करके घर पर लाश दी जाती है परिजनों को। परिजन अभी अंतिम संस्कार कर रहे थे। तभी खबर आती है कि धर्मेंद्र जयपुर रेलवे स्टेशन से थोड़ी सी दूरी पर एक आज चलती हुई ट्रेन जो कि काफ़ी तेज़ थी उसके आगे कूदकर आत्महत्या कर ली है। अब इधर मनोज के बीबी का रो रो कर बुरा हाल था। उधर वह फंस चुकी थी, हवालात में बंद थी। उधर
मनोज भी भागा फिर रहा था और इधर उसके भाई ने भी आत्महत्या कर ली। उधर उसके भांजे का भी कत्ल हो जाता है। अब धर्मेंद्र की बॉडी उसके घर वालों को जाती है। धर्मेंद्र के घर वाले उसका दाह संस्कार करते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं। घर वालों का कहना है कि धर्मेंद्र बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था जो कुछ उसके बहन के साथ हुआ था, और जब मामला सबके सामने खुल गया था तो उसे काफ़ी बदनामी का डर था, बदनामी सता रही थी। इसलिए अपनी बदनामी के चलते, अपनी बहन के कारनामों के चलते उसने सुसाइड कर लिया। अब इधर मनोज पकड़ा जाता है और 18 अप्रैल को जेल में बंद, थाने में बंद रहता है। थाने की जो हवालात होती है। अब संतरी रात 10 बजे जाता है तो देखता है कि मनुष्य ठीक ठाक है, बिल्कुल सर पे हाथ रखकर, पास में चद्दर थी पड़ी थी, उसी पर बैठकर कुछ सोच रहा है। संतरी कहता है कि तुम आराम कर लो। घूमकर संतरी जब दोबारा 10:30 बजे के आसपास जाता है, 18 अप्रैल 2024 की रात को, यानी कि 2 रोज पहले, तो संतरी देखता है कि मनोज फांसी के फंदे पर लटका हुआ है। अब उसके हाथ से, जो उसके हाथ में डंडा रहता है, वो छूट जाता है। पुलिस, संतरी चिल्लाते हुए अपने अधिकारियों को बताता है। अधिकारी जाकर देखते हैं तो उसने सुसाइड कर लिया है। अब अधिकारी उसकी बॉडी को नीचे उतारते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। घर वालों को फ़ोन करते हैं। अब जांच पड़ताल में जुट जाते हैं। पता चलता है कि जो मनोज था उसने भी अपनी पत्नी की जो बेवफाई थी, जो उसके भांजे के साथ इश्क था, उसे वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। बहन भी मनोज को ताने मारती थी, बहुत कुछ बहन ने भी उसको बोला था। अब अपने ही भांजे को अपने ही हाथों उसने कत्ल किया था, और वह अपने भांजे के कत्ल को और अपनी पत्नी की अनैतिक संबंधों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। अब घर वालों का रो रो कर बुरा हाल रहता है। घर वालों में था ही कौन, अब बचा ही कौन है। सिर्फ उसकी एक पत्नी रहती है जो जेल में बंद है, और एक उसका पिता। अब पिता अकेला घर पर है। उधर बहन का भी रो रो कर बुरा हाल है। उसका बेटा चला गया, भाई भी चला गया, और एक पत्नी यानी कि मामी अपने भांजे के साथ अनैतिक संबंध बनाती है, और भांजे मामी के अनैतिक संबंध में एक नहीं बल्कि 3-3, 4-4 परिवार बर्बाद हो जाते हैं। कहते हैं बुरे कर्मों का बुरा नतीजा होता है। साथियों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। अगर मामा भांजे लोकेश और मनोज की वाइफ अगर ऐसे अनैतिक संबंधों को अंजाम न देते, और लोकेश वह वीडियो उस रात दारू के नशे में अगर अपने मामा को सारी बात न बताता, काश उस रात वह वीडियो न दिखाता, वह बातें न करता, अपनी हकीकत को ना बताता और फिर से अपने काम धाम पर लग जाता, तो शायद ऐसी घटनाएं न होती। दरअसल साथियों, आजकल अनैतिक संबंधों में ऐसी घटनाएं बहुत देखने को मिल रही हैं। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिनके नाम हैं जलदीप सिंह जी हैं, एसआई हैं, राजस्थान झुंझुनू के। कल की कहानी इन्हीं के थाने से आई हुई थी, तो इन्होंने कहा है कि यह कहानी बिल्कुल सही है और यह कहानी मेरे थाने के अंतर्गत की ही है। महमूद भाई हैं, राय शेगाराम है राजस्थान से, आशीष भाई हैं, लोकेश बंसीवाल हैं, श्रीधर हैं, राघव चड्ढा हैं उत्तर प्रदेश से, सतीश गुप्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है यह कहानी आज की आपको पसंद आई हो, तो सभी साथी शेयर भी करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार भी दीजिएगा, सपोर्ट भी दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, नमस्कार।